हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अभी मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था क्योंकि बहुत मेरा अर्जेंट वर्क है जिसको मैं कर रहा था। लेकिन मेरे पास एक किसी साहब का फ़ोन आया। बोले, दीवान सिंह जी, अभी दिनेश गर्ग जी और सूबेदार वीर सिंह साहब वो इंटरव्यू आपस में कर रहे हैं और उसमें आपके बारे में कुछ कहा है, तो आप ज़्यादा उनसे मत कहना, ये उनको कहने दीजिए। मैं बोला, ना सर, ऐसा क्या कह सकते हैं मेरे बारे में? मेरे बारे में तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा है, अब उससे ज़्यादा तो नहीं कहा होगा। फिर मैंने उनका वीडियो देखा। मैंने देखा दो क्रांतिकारी, एक पत्रकार क्रांतिकारी, उनको क्रांतिकारी कहता है, और सूबेदार वीर जो चौहान साहब हैं उनको क्रांतिकारी कहते हैं, और अपना जो कार्यक्रम है उसको ये शुरू करते हैं। अच्छा लगा मुझे। कुछ जनाब बदले बदले से नजर आए शुरू में, और अब क्योंकि ये जो रूप सामने वीर सिंह साहब का आया है, अलग ही चमक थी। इन्होंने राजनीतिक पार्टी खड़ी कर ली, यानी अब ये राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते से बात करेंगे, न कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते। वो अलग बात है कि राजनीतिक रूप से वो पूर्व सैनिकों का उपयोग करेंगे, कर भी सकते हैं, हर एक कोई करता है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन पहले जो इंटरव्यू जब ये दे रहे थे दिनेश गर्ग जी को, उस समय ये पूर्व सैनिक की हैसियत से दे रहे थे, जिससे हम पर असर पड़ता था। अब क्योंकि राजनेता के हिसाब से बात कर रहे हैं, अब ये कुछ भी कहें उससे पूर्व सैनिकों का कोई लेना देना नहीं है। पूर्व सैनिक से आग्रह करें, बातें बताएं, कुछ भी करें, प्रधानमंत्री को गाली दें और किसी को गाली दें, या कुछ के बारे में कुछ भी कहें, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहाँ मेरा जिक्र जरूर आया, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाया था, शायद उसका जो कांटा इनको चुभा, दोनों को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। तो सूबेदार वीर सिंह साहब के दो रूप दिखाई दिए, एक तो पूर्व सैनिक का और एक राजनेता का। और कुछ पता चला, दिनेश जी कह रहे थे कि भाई मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं सारे पूर्व सैनिकों को एक नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दिनेश गर्ग जी, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं, भगवान करे आप इस काम में सफल हों, लेकिन आप सफल कभी नहीं हो पाएंगे, ये भी मैं साथ में बता देता हूं। लेकिन फिर भी आप प्रयत्न कर रहे हो, अब पीछे भी किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है, पीछे भी किया है, लेकिन केवल आप जो अश्लील, इंडिसेंट, अनाप शनाप जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे उसके खिलाफ हमने आपको बोला था। अच्छा, आप अपने प्रयत्न में लगे रहें। तो जो अपने बात करते करते इनसे, जो कल 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन हुआ था, ये यहां अपनी पोल खुद ही खोल गए। मैं तो अब तक ये सोच करके बैठा हुआ था कि शंभू बॉर्डर है, ये दिल्ली से कहीं लगता है, मुझे पता नहीं, एक्चुअली पंजाब में है जहां पर इनका रेल रोको आंदोलन हुआ था। और ये कहते हैं कि बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही स्ट्रेटेजिकल बेस, जैसे आर्मी किया करती है, कि घोषणा तो दिल्ली की और इन्होंने जाकर के शंभू बॉर्डर पर रेल रोका। यानी ये वही शंभू बॉर्डर है जहां पर 1 साल से ज़्यादा पंजाब के किसान उस रेल रोको आंदोलन को चला रही थी, उसी जगह पर। और कल भी जब देखा तो इसमें पूर्व सैनिक भी थे और लगता है कुछ और लोगों का भी समर्थन था। यानी इन्होंने ये कह दिया कि इनकी हिम्मत नहीं हुई यहाँ दिल्ली में रेल रोको आंदोलन की, इन्होंने जाकर के किया पंजाब में, अम्बाला में, जहाँ पर जो सरकार है वो मान साहब की सरकार है, यानी केंद्र सरकार की सरकार नहीं है, और वो बीजेपी की भी सरकार नहीं है। यानी इन्होंने वहाँ जाकर मतलब अपनी पोल खुद ही खोल दी। और ये जो अपने दिनेश गर्ग जी हैं, फिर लगे मेरी बातें बताने। दीवान सिंह ने ये किया, दिनेश गर्ग जी मैंने आपके लिए कुछ नहीं कहा। अब आप क्यों पत्रकार हो, आप तो यार किसी को कुछ भी कह सकते हो, आपको छूट है। मैंने दूसरे पत्रकारों को भी देखा है, आपको देखा है, आप जो शब्द एक एक्सरफेर के मुंह में डाल रहे थे और वहां से जो निकलवा रहे थे, उस पर मुझे विरोध था। अब आप दोनों कुछ भी बकते रहो, आप कुछ भी कहो, और राजनेता बने सूबेदार वीर सिंह चौहान साहब भी कुछ भी कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम आपको फिर पूर्व सैनिक के रूप में नहीं देखेंगे।
अब सबसे बड़ी जो बात हुई वो ये हुई कि वीर सिंह चौहान साहब सारी मतभेदों को भुलाकर, यानी राजनीतिक पार्टी बनने के बाद, साबका संघर्ष समिति के कपिल और क्या नाम है भौसल साहब से मिलने गए। जो कपिल जिसने इनको गाली दी थी वहां से इनको भगाया था, और हरियाणा की जिस टीम ने इनको सहलाया था, रखा था, प्यार से रखा था, उनसे ये लड़कर के कपिल के पास दोबारा पहुंच गए। यानी एक ओर से बनाया और दूसरी ओर से बिगाड़ दिया। अब मुझे पता है कि हरियाणा में किस किस से लड़ गए और किस किस से क्या क्या बोल गए, अच्छी तरह पता है हमें सारी चीज़ों का। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, खैर उनका अपना एक करेक्टर है और इसी करेक्टर्स के लिए वो मशहूर है। दूसरा, दिनेश सर जी कसम खा रहे हैं, मैं सबको ये करके रहूंगा। दिनेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, फिर शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन भैया ऐसी कसम मत खाना जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हमने खाई थी कि मैं गाड़ी नहीं रहूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं मैं, मतलब ऐसे नहीं रहूंगा। और आजकल वो शीश महल बना करके बैठे हुए हैं। वो कहते मैं चप्पलों में चलूंगा, लेकिन उनके कमोड और पर्दों की जो कीमत है ना वहाँ शीश महल में लगी हुई है वो अलग प्रकार की। ऐसी कसम मत खाना भाई, खूब कसम खाओ और तो खूब आराम से किसी से कुछ भी कहो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम एक्सर्विसमैन हैं और एक्सर्विसमैन रहेंगे। अब साथ साथ दोनों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं भैया, आप दोनों आकर के बहुत इंटरव्यू करते हो और मेरे पास मैंने जब वो वीडियो बनाया था, पता नहीं पूरे देश से फोन आने लगे, कई फोन आए। एक फोन कोई महाराष्ट्र से आया, बोला जी आपका जो वीडियो लगा हमने अच्छा नहीं लगा सर। मेरे भैया आप ये बता दीजिए मेरे को कहाँ से बोल रहे हो, महाराष्ट्र से? तो मैंने आप एक बात बताइए, ठीक है आप महाराष्ट्र से बोले, नहीं लगा होगा अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को पनौती कहा जाए। तो वो प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, पता नहीं। फिर उसके बाद में कहीं अपने जो जनरल साहब BK सिंह, उनका कोई किस्सा लेकर के आ गया। मैंने भैया सब सारी बातें छोड़ो, ये तो पॉलिटिक्स की बात है, मुझे ये बताओ कि OROP की विसंगति क्या है? बोला जी मुझे OROP की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब लगा मुझे जैसे कोई पॉलिटिकल का वो हो। मैंने भाई तुमसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, मुझे ये बता दो OROP की विसंगति क्या है। और मेरे पास जितने भी फ़ोन आ रहे हैं अब तक, आर्मी से लगभग सर्विंग वालों के आते हैं, वो डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, अपनी कई प्रकार की प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं। जितने भी फ़ोन आए मेरे से इस बात में पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया मेरे पास फ़ोन करो तो मुझे ये जरूर बता देना कि OROP की विसंगतियाँ क्या हैं जिसके लिए आप लड़ रहे हो। अदरवाइज आप नहीं बता पाते हो, टाइम वेस्ट करना बेकार है। मैं आपसे यही पूछूंगा। तो उनसे पूछा महाराष्ट्र वालों से, वो कुछ नहीं जवाब है, उल्टा सीधा बकवास करने लगा। मैंने फ़ोन काट दिया, मैंने कोई फायदा नहीं, ये फालतू पर लोग हैं, ये बातें करते रहते हैं। अच्छा, और ऐसी जो बातें आ रही हैं, अब दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिनेश गर्ग जी आपसे भी, और सूबेदार साहब, चौहान साहब आपसे भी। अब क्यों आप राजनेता बन गए हो, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हो, आप राजनेता हो, आप कुछ भी कह सकते हो, आपको छूट है, कोई चेक करने नहीं जा रहा है। लेकिन एक्स सर्विसमैन की हैसियत से नहीं, आप राजनेता की हैसियत से बात करोगे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप करते रहो। आप ये बता दो सर, दोनों के दोनों मेरे को, इतने दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है सर, OROP की विसंगतियाँ क्या हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हो, भारत सरकार से आप बात करना चाहते हो, और ऐसी कौन सी है कि जो जितना भी उपद्रव मचा रखा है भारत सरकार आप लोगों से बात नहीं कर रही है? ये सारी की सारी विसंगतियाँ बता करके चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़ो, ये दिनेश गर्ग का काम है, हम सबको इकट्ठा करेगा, लेकिन जिन जिन का इंटरव्यू हो रहा है वो साथ में प्लीज ये भी बताएं कि OROP की विसंगतियां क्या हैं। जितने भी ज्ञापन लोगों को गए हुए हैं विभिन्न सोर्सों से, OROP की विसंगतियां उसमें नहीं गई हैं। हम आपसे बार बार यही पूछ रहे हैं, कृपया आप बताइए कि OROP की विसंगतियां कहां हैं जिससे भारत सरकार आपसे बात करे। और आगे आपको मैं यही बताना चाहूँगा, अब मुझे तो नहीं लगा, उनका फ्रस्ट्रेशन लगा दोनों का कि दीवान सिंह फिर वीडियो बनाया जाएगा, मुझे अब कोई मतलब नहीं है। आपके चौहान साहब रूप बदल चुके हैं, आप एक जगह छोड़ते हो, दूसरी जगह दोस्ती कर लेते हो, एक जगह वहाँ से गाली खाते हो पर दूसरी जगह चले जाते हो। ये आपका जो धंधा है चला हुआ है, लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी बना चुके हो। राजनीतिक पार्टी बनने का मतलब होता है रजिस्टर और करा लो, आपको पूर्ण रूपेण वो मिल जाएगा। हाँ, पर ऐसी बातें मत करो सर, शुरू में ही पार्टी बनी नहीं और हार आपको पहले ही दिखाई दे रही है, बोले हम जीतेंगे जीतेंगे, नहीं जीते, ऐसे नहीं बोलती है सर राजनीतिक पार्टी।
हार जीत तो लगी रहती है। आप मजबूती से खड़े हों, आप अपना प्रचार करें, लोगों से करें, जैसे करवाएं। आपका जो पहले वाला मेरा वीडियो था वो है, प्रधानमंत्री मोदी इस देश के लिए एक वरदान है, रहेगा। OROP उसने दी है, किसी ने नहीं दी है, उसी की मेहरबानी थी ये OROP देने की। भौंकने वाले कितने भौंकते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। OROP केवल और केवल मोदी साहब ने दी है। अदरवाइज कांग्रेस जब गई थी 500 करोड़ का प्रावधान कर गई थी और केवल 1300 करोड़ देती। और इसको मैं नहीं, 99% से ऊपर एक्स सर्विसमैन जानते हैं। केवल रिपीटेडली वही लोग, मुझे नहीं लगता 4-5 हजार से ज़्यादा होंगे, 4-5 हजार से ज़्यादा जो लोग हैं, बस यही डेली आकर के वीडियो देखते हैं, यही कमेंट करते हैं। कमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कमेंट करें, कुछ भी कहते रहें। हाँ, फ्रस्ट्रेशन आपका जरूर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा और मैं आपसे सलाह करता हूँ कि भगवान करे आप देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूर्व सैनिकों को गुमराह ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।